नमस्कार, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री ए बालासुब्रमण्यम साहब। आप मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के, और लगभग पिछले 3 दशकों से बाजार से बहुत ही करीबी तौर से जुड़े हुए हैं। बहुत ही जाने माने आप इन्वेस्टर हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग करते हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती कि बालासुब्रमण्यम साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर, आपकी रिसर्च टीम ने और म्यूचुअल फंड ने एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट निकाली है ट्रेंड स्पॉटिंग की। हम लोग रिकॉर्ड हाइस के आसपास कई इंडिसेस पर जुड़े हुए हैं, बाजार में जबरदस्त मूवमेंट है। बताइए कौन से ऐसे 2 या 3 चीजें हैं जो आपने इस ट्रेंड स्पॉटिंग रिपोर्ट में पकड़ी हैं, और फिर हर 5 पायदानों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चलेंद्र जी फॉर हैविंग मी पार्ट ऑफ योर शो। ये जो आपने बताया था द ट्रेंड स्पॉटिंग का जो रिपोर्ट जो आज बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट टीम से जो बनाया हुआ है, रिसर्च टीम से बनाया है, ठीक है। आप मार्केट का आप साइकिल 20 साल और 25 साल के देखें, मार्केट गो थ्रू एवरी टाइम साइकिल। पहले साइकिल आप 2002 से 2008 तक देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर का वजह से जो इंडिया में जो ग्रोथ आए थे उसमें बहुत कंपनीज का फायदा हुआ था, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स काइंड ऑफ सेक्टर्स। है ना, पूरा देश में जो इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स सेक्टर के हिसाब से जो बेनिफिट हो रहे थे उसमें बेनिफिट हो रहे थे। देन सब्सिक्वेंटली व्हेन दिस थिंग स्टार्टेड मूविंग, देन वी सॉ एक्चुअली एक्सपोर्ट थीम इज पिकिंग अप, एंड देन वी आल्सो सॉ कंजम्पशन थीम इज getting more and more robust, and then there are many sectors who also got emerged along the way. So अपना स्टडी में स्टडी के हिसाब से है, मार्केट एक ही तरफ से नहीं चलते हैं, मार्केट सेंसेक्स एक तरफ से ऊपर नीचे होते जाते हैं। ये सेंसेक्स को ड्राइव करने के लिए, निफ्टी को ड्राइव करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स लिंक टू दी एमर्जिंग इकोनॉमिक ट्रेंड जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से है, और कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, और इवन करेंसी मूवमेंट के हिसाब से जो इम्पैक्ट जो आते हैं उसकी वजह से वेरियस सेक्टर्स बेनिफिट्स एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टडी में एक ऑब्जर्वेशन था, कोई भी सेक्टर्स एक पीरियड में जो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, द नेक्स्ट पीरियड में उनका अंडर परफॉर्मेंस होते हैं, वापस एक्चुअली वो सेक्टर वापस आते हैं। ये ट्रेंड स्पॉटिंग का जो जरूरी रहते हैं, जो मार्केट का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के टाइम ये जरूरी रहते हैं, दैट्स समथिंग द स्टडी आई थिंक वी टुक आउट। He said that during the pandemic time the markets goes up and down. ऐसा करते हैं बाला सर, आपकी जो 5 मेन यहाँ पर खोज हैं उनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। मैं पहले इन 5 का नाम ले लेता हूँ ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि किस तरीके से ये वार्तालाप आगे बढ़ेगी। सबसे पहले आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ये मान के चल रहा है कि आपको बहुत ही शानदार साइक्लिकल रिवाइवल दिखेगा रियल एस्टेट स्पेस में। आगे आने वाले समय में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे ब्लू चिप्स की तेजी को। साथ ही साथ वापस भारतीय बाजार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आपको बहुत अहम ध्यान देते हुए दिखेंगे। चौथे पायदान पर आपको हमारी इकोनॉमी डिजिटाइज होती हुई दिखेगी। कई ऐसी कंपनीज जहां पर आपने बढ़िया डिजिटाइजेशन का स्क्रिप्ट चलते हुए देखा है, वहां पर शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की उम्मीद है कि ये तेजी बढ़ती रहेगी। और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी, ये एक थीम है जो आपको बिल्कुल ही अलग रूप से पेश होती हुई दिख रही है इस ट्रेंड स्पॉटिंग की रिपोर्ट में। बाला सर, सबसे पहले चर्चा करते हैं साइक्लिकल रिवाइवल ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। पिछले 11 साल का हाई आपने रियल एस्टेट इंडेक्स को तोड़ते हुए देखा है, लेकिन यहां पर परेशानी यह है बहुत सारी कंपनीज या तो छोटे छोटे रियल एस्टेट मार्केट्स में हैं, नेशनल प्लेयर्स बहुत कम हैं। किस तरीके से आप आगे आने वाले 3 या 4 साल में रियल एस्टेट थीम को खेलना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं अपने एएमसी में? आई थिंक आप जो पूछा शैलेंद्र जी रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, ये सेक्टर हिसाब से जो रिफॉर्म जो होते आ रहा था, मेनली आफ्टर द रेरा गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, ये सेक्टर का जो अटेंशन जो आया था टू मेकिंग एज अ मोर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, from unorganized players driving the sectors now become organized players. Second is हिसाब से जो लास्ट 4-5 साल से इन्वेंट्री बढ़ते बढ़ते और कंज्यूमर का डिमांड जो गिरते आ रहे थे, उसका अभी मेरे हिसाब से जो लो इंटरेस्ट रेट रेजिम जो चलते हैं, सेकेंड इज ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम वर्क फ्रॉम होम हैव नाउ बिकम अ न्यू नॉर्मल। मे बी मेरे हिसाब से जो वर्क फ्रॉम होम विल आल्सो मूव फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से भी करें। इंक्रीजिंगली रियल एस्टेट डिमांड, तो हम लोग की तरफ से स्टडी के हिसाब से जो डिमांड जो पहले नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट रेट लो है जिसकी वजह से,
और जो ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट सेक्टर में जो बन के आया हुआ एक्चुअली बिकॉज ऑफ थैंक्स टू रेरा एंड ये दोनों मिलके आप देखें डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर इज वन ऑफ द न्यू एमर्जिंग सेक्टर्स इज नॉट हैपनिंग ओनली इन वन सिटीज और टू सिटीज इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री जो इन्वेंट्री लेवल जो पहले जो बिल हो चुका था उसका वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में इम्पैक्ट जो आ रहा था फाइनेंशियल्स में वो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके एज पर स्टडी क्लियरली इन्वेंट्री वर्सेस द डिमांड नाउ has come to equilibrium. As we move forward, clearly the demand will start driving the real estate growth and ownership of real estate from an Indian consumer point of view, given the fact savings rates अपना country में thanks to the pandemic savings rates बढ़ चुका है, interest rates remains very very low. The banks का जो lending जो करते हैं, जो corporates को lending करते हैं, corporate का demand for borrowing point of view is also very low. Therefore consumer lending real estate का sector में बहुत बढ़िया आ सकता है आने वाला समय में. उसके वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर का जो पहले जो तकलीफ जो हो रहा था फ्रॉम वैरायटी ऑफ एंगल दैट तकलीफ मेरे हिसाब से विल बिकम ए हिस्ट्री देयरफॉर रियल एस्टेट सेक्टर समथिंग व्हिच वी बिलीव कुड बी वन ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी सेकंड इट आल्सो बूस्ट द कंज्यूमर डिमांड बिकॉज़ ऑफ लो इंटरेस्ट रेट देयरफॉर द रियल एस्टेट सेक्टर का अलावा जो एंसिलरी सेक्टर जो है उसका भी हम लोग की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है दैट ऑल द सेक्टर रिलेटेड टू द रियल एस्टेट एंड एंसिलरी सेक्टर शुड डू वेल जी. और मैं आपके पोर्टफोलियोज में बाला साहब देख रहा था, बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक्स चूज करे हैं एंसिलरी रियल एस्टेट स्पेस से. ये टाइल मेकर्स हैं, बाथरूम फिटिंग्स बनाने वाली कंपनीज हैं, यहाँ पर भी आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है. ये ट्रांसपोर्टिंग की रिपोर्ट कहती है. बाला सर, एक थीम जो हम सबको सामने दिख रही है वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन होता हुआ दिख रहा है. अब सब कुछ इस मोबाइल फोन पर होता है, पासपोर्ट बहुत जल्दी आता है, ऑनलाइन टिकटिंग आप करते हैं, खाना आप जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं. अन्य अनगिनत ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं और लिस्ट होने वाली हैं जो इस डिजिटाइजेशन थीम को बखूबी बाजार में खेलती हुई दिख रही हैं. इस पर आपकी राय बाला सर? आई थिंक दिस अनदर थीम. आप देखिए एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का जो एक मंत्र था डिजिटल इंडिया, वो बेसिस पे अपना देश पे जो डिजिटल रेवोल्यूशन के हिसाब से जो स्टेप्स लेते जा रहा था, whether it is the जन धन योजना और जैम काइंड ऑफ मॉडल दैट दे इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आधार से लेके मोबाइल का लिंक करके जो आधार के हिसाब से जो केएससी जो करना शुरू किया था, एंड सेकंड इज यूपीआई के हिसाब से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. पेमेंट बैंक में इतना इंटरफेस के हिसाब से जो किया, एक्चुअली पेमेंट बैंकिंग में रेवोल्यूशन जो किया है, उसका सब बेनिफिट अभी मेरे हिसाब से आना शुरू हुआ. वन, पेंडेमिक के टाइम पे क्लियरली द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली एंड देयरफॉर द डिपेंडेंसी एंड द रेलेवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज नाउ गॉन अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड माइंड ऑफ कंपनीज. जो कंपनीज के हिसाब से भी जो बिजनेस को उनको अच्छी तरफ से चलाना है, उसका भी जो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट जो पहले जो लोग सोच के करते थे, अभी एक्चुअली इट बिकम नाउ नेसेसिटी. Therefore, the relevance of these sectors is something which we believe that would have a huge impact on companies that could come and hit the market. Secondly, जो companies जो आज के दिन पे जो companies on the using digital technology, the aggregator platform that you see actually most of the companies that you have mentioned about, they're all planning for an IPO. Clearly, each of these companies have built their own model. The way the US has gone about building fine stocks globally, so each of these companies are creating relevance in the minds of consumers. As long as using digital technology, they're creating a relevance and able to create unit economic value for the shareholders of these companies on the basis of longer term customer acquisition the company कर सकता है. Now become a large. The opportunity जो है now is becoming huge opportunity that is coming in. Therefore, the digitalization जो इंडिया ने जो शुरू किया था actually few years के पहले, that seems to be now emerging quite clearly. This cannot be, of course, compared to the dot-com bubble that we saw in the past, but that's something different. This is something pretty relevant that makes. Therefore, our own belief, this sector would probably become one of the prominent sector, not for just few years, probably a decade to come. जी, आपने बहुत सही कहा. और कई ऐसी कंपनीज हैं जो आपको गेमिंग स्पेस में बढ़िया काम करती हुई दिख रही हैं. बैक एंड जो आप आधार और यूपीआई से जुड़ा देख रहे हैं, बहुत कंपनीज वहाँ पर आपको बढ़िया खोज और काम करती हुई दिखेंगी. तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में आग की तरह फैल रहा है और हम लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी आता हुआ दिखता है. बाला साहब,
आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम ये बताई है और ये हमारे निवेशकों और दर्शकों को बहुत खुशी देगी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आपको लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देते हुए दिखेंगे। बताइए इसके पीछे आपकी क्या सोच है और कोई अगर सेक्टर्स हों जहां पर मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे ब्लू चिप्स को, तो वो जरूर शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। एक तो पहले एनालिसिस है इस मिड कैप सेक्टर्स, एक साल का पहले सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस आ रहे थे वो सेक्टर से कंपेयर टू द लार्ज कैप में, बट एक साल में आपको मिड एंड स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस आ चुका है। बट अदरवाइज लास्ट 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस देखें, मिड एंड स्मॉल का परफॉर्मेंस एक्चुअली इज द लोएस्ट। द सेम टाइम वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, क्लियरली दे आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू द ब्रॉड मार्केट वैल्यूएशन, देयरफॉर ये इज द वैल्यूएशन रिलेटेड opportunity that we see. Secondly, जो low interest rate जो benefit है, especially post pandemic, both the government of India and the Reserve Bank of India जो interest rate जो घटाए हैं और MSMEs के जो government का जो support दे रहे थे, actually clearly goes to show that the large pool of small size companies in India are the largest beneficiary of the low interest rate regime that we are seeing. And third is the आत्मनिर्भर भारत का हिसाब से जो government का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स का जो हर स्टेट में जो स्टेप अप हो रहा है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन, आल्सो विल बेनिफिट द लार्ज पूल ऑफ स्मॉल साइज कंपनीज टू एक्चुअली बिकम द लार्ज साइज कंपनी एज मूव फॉरवर्ड। क्लियरली इफ यू लुक एट 10 year or 20 year history, small size company become a mid size company become large size companies. जो एक्सपेक्टेशन जो है द इंडियन इकोनॉमी विल बिकम $5 trillion इकोनॉमी, इसमें द लार्ज पूल ऑफ कंपनीज द मिड साइज कंपनीज will become the large beneficiary subject to the management of one company is very good, quality of the business is good, and there are actually opportunity for these companies to add value to many companies also very large. जी अच्छा बाला सर, जब कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी बाज़ार में तो हम लोग सर्विसेज इकोनॉमी की तरफ बहुत ध्यान देते थे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स सेटअप हुए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपके सामने आई, लेकिन अब एक बहुत ही अच्छा चलन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको वापस स्क्रीन पर दौड़ता हुआ दिखेगा। कई ऐसी 50-50, 70-70 साल पुरानी कंपनीज हैं जो अब रिकॉर्ड हाइज लगाते हुए आपको बाजार में दिखेंगी। एक इंटरेस्टिंग थीम ये है कि मैन्युफैक्चरिंग वापस हमारे जहन पर, रडार पर इन्वेस्टिंग में आया है और हम लोग बढ़िया कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड होते हुए देख रहे हैं। क्या ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आपने स्पॉट किया है और यहां पर आप कहां स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं? I think मैन्युफैक्चरिंग जो मेक इन इंडिया थीम का जो बना के जो पहले जो थीम चल रहा था, whatever the bottlenecks which were there जो मेक इन इंडिया थीम का जो करने के लिए लेबर रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो किया था, secondly every state government today competing with each other to make global companies to set up a shop in India, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो इम्पैक्ट जो आया था एक्चुअली थैंक्स टू द चाइना पॉलिसी चेंजिंग in various sectors including electronics, and the regulation in China becoming more and more aggressive, especially on sectors like chemical, sectors like electronics and other such industrial capital goods manufacturing sectors में जो हिसाब से जो global countries में जो restriction जो आया है, clearly I think that makes it more and more opportunity trade for India. And India on the contrary is also taking many steps which are more investor friendly and more for longer term in nature to attract more and more employment in the country. इसके लिए जो state, every state sectors today is competing with each other, including giving land in such a manner, the return on investment on such companies who are set up a shop in India become quite reasonable. जो उसके हिसाब से जो PLI scheme जो बनाया, performance linked incentive scheme जो बनाया, is also various enabling provision that has been done, is actually making people actually realize जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे इंडिया में, करेक्ट, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग टुडे इज सपोर्टिव ऑफ दिस। इस व्हाई वी फील दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल नाउ गिव अ हायर लिफ्ट गिवन द फैक्ट गवर्नमेंट का भी एक इरादा है 20% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टू कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जी बाला सर, समय बहुत कम है और आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी थीम है सस्टेनेबिलिटी की। हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबली एक थीम चली जा रही है जिसे हम ESG के नाम से जानते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेंस गवर्नेंस। भारतीय बाजारों में भी इसका चलन काफी है। इस पर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो।
I think this is something as a global theme. हर देश में, हर countries में clearly environmental के हिसाब से चर्चा चल रहा है, and social contribution that you have to bring in, the governance structure which every company has to focus, and mainly keeping in mind the way the companies are run, the way they take care of the environment, protect the environment. उसमें huge investments companies के हिसाब से जो जरूरी आया actually to make their companies more sustainable in the long run. Any company जो create करते हैं उनको short term में उसको फंसने का बिल्कुल मन नहीं है. He has to make the company survive for any number of years to come. जो हिसाब से जो companies business model देके जो suitability adjustment करके automation के हिसाब से जो करते हैं, that's something we believe that will become a theme for in every manner, as long as it actually benefits the consumer, doesn't harm to the consumers, doesn't harm to the environment, doesn't harm to the surroundings. This is something now become a theme in every manner, whether it is a governance or social impact that they make or the environmental impact that they make, which we believe there are many companies who are actually focusing on this would become the large beneficiary. So globally, a trend emerged हुआ है last 2-3 साल से. On the basis of ESG, many companies in the global market investing in global companies, clearly they are willing to pay a premium for such companies who actually take care about the ESG as a model. And that's something I think will become a huge theme even going forward to identify stocks that actually care for the environment, social responsibility, and the governance that they need to follow. जी बाला सर, हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे कई घंटों बात की जाए तो भी वो समय कम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल समय सीमित है. आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और इतनी बढ़िया ट्रेंड स्पॉटिंग की रिपोर्ट पर चर्चा करी. आपका बहुत बहुत आभार. 13 ऐसे फंड्स हैं जो आपको आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल AMC में दिखेंगे, जहां पर 4 और 5 स्टार रेटिंग है, और बहुत सारे स्टॉक्स जिनकी हम लोगों ने फिलहाल सेक्टर्स की चर्चा करी आपको इन फंड्स में जुड़ते हुए दिखेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाला सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद. बाय बाय. Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. भरोसेमंद वही जो आपका ख्याल रखे, आपका हर पल साथ दे, आपकी रक्षा करे. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में. कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है. मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन. मैं अभी भी कमिटेड हूँ कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी. क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई. स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे. जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है. देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर. Presented by Acco Insurance. Download Acco app now. प्रायोजक हैं Hetic Fittings. Make your furniture work beautifully. एक बार फिर से जानिए कि कैसे करें क्रिप्टो में निवेश, कैसे बनाएं क्रिप्टो में निवेश की एक सफल रणनीति, किस कॉइन में निवेश से होगा फायदा, एक स्पेशल एपिसोड के जरिए. देखिए क्रिप्टो निवेश, डिजिटल धन, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर. Presented by CoinDCX. कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स हो या GST से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर. देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर. के प्रायोजक हैं फ्लेमिंगो हीट बेल्ट. दर्द को करें अनलॉक. स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन में. शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब. 126.70 पे खरीद है 500 शेयरों की, तो इनको क्या रुकना चाहिए? 115 का ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा. 140 से 150 तक का मूव भी देखने मिल सकता है. FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? 10-20 पॉइंट उछाल पे बेचेंगे तो एक 100 पॉइंट कमा सकते हैं. 6000 रुपए क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप बने रहे. स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन. खरीदारी की राय है टारगेट 95 का है और स्टॉप लॉस 88 पे लगा के आप चल सकते हैं. देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर.
Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Acco Insurance. Download Acco app now. Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। एग्जाम्स हो या इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब इनकी समझ हो पूरी। इसलिए दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास क्रिप्टो में निवेश के पहले भी उसकी पूरी जानकारी होना है बेहद जरूरी, जो आपको मिलेगी एक्सपर्ट्स से इस खास सीरीज में। ज़ेप्पे एंड CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। Presented by Zetpay. एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और अब बारी है निवेश से जुड़े आपके सवालों की, और हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बेंगलुरु से हमारे को एक मैसेज भेजा है प्रियंका जी ने, और इनकी उम्र सिर्फ 26 साल है अभी, और ये चाहती है कि किसी म्यूचुअल फंड में ये एक लॉन्ग टर्म के लिए SIP करें, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाना चाहती हैं। उम्र इनकी सिर्फ 26 साल है। तो फिरोज, इनके को अगर आप 2-3 सुझाएं कि कहाँ इनको पैसे लगाने चाहिए। आई थिंक प्रियंका जी को पैसे अगर एक SIP शुरू करनी है 26 साल की उम्र में, जो एक बहुत अच्छा स्टार्ट पॉइंट है, तो पहली स्कीम हमेशा लार्ज कैप की होनी चाहिए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। तो उसमें जो वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम है मिरा एसेट लार्ज कैप है। 61 स्टॉक्स हैं उसमें। गौरव मिश्रा जो फंड मैनेजर हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो आफ्टर कॉस्ट एक्स्ट्रा रिटर्न ला पाए हैं 3 साल 5 साल में, जिसको हम अल्फा कहते हैं। सो द स्टार्ट पॉइंट प्रियंका के लिए यही होगा कि मिरा एसेट लार्ज कैप में वो अपनी 1000 रुपीज की SIP जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। 1500 रुपए तक भी SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे आई बढ़े, जैसे उनको निवेश बढ़ाना है, तो अगला स्कीम उनको लार्ज मिड कैप लेना है, फिर फ्लेक्सी कैप, फिर मिड कैप, फिर फोकस्ड। ये ऑर्डर में कैटेगरीज से 5 स्कीम्स चूज करना मुनासिब होगा। 5 फंड आप कर सकते हैं, और आप धीरे धीरे करें। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा मेरा है फिरोज भाई, चूंकि इनकी एज काफ़ी कम है, इनके साइड में है, तो ये ज़्यादा रिस्क ले सकती हैं, तो क्या इनको मिड कैप फंड भी ट्राई करना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग? नहीं, बिगनिंग में देखो क्या है कि मिड कैप ऑफ कोर्स थोड़े हाई रिस्क है, थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न देते हैं। ये देखा गया है कि लास्ट 15 साल की हिस्ट्री में मिड कैप स्कीम्स लार्ज कैप स्कीम्स को 3% से ज्यादा आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। प्रियंका की एज 26 है, तो डेफिनेटली रिस्क ले सकती हैं, बट पहला कदम जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पूरा जंप नहीं करना है आपको, पहले पैर डुबो के देखना है, थोड़ा एक्लेमेटाइज करना है अपने आप को, थोड़ी आदत डालनी है। फिर आई एम श्योर 27-28 की एज में जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहती हैं तब इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो फोकस्ड कैटेगरी जो मैंने कहा था वो थोड़ी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, वो जरूर कंसिडर कर सकती हैं। आपकी पॉइंट बहुत वैलिड है, एज एंड रिस्क आर इनवर्सली कोरिलेटेड। बिल्कुल। तो फिरोज जी आपको समझा रहे हैं कि एज भले ही आपके साइड में है, लेकिन शुरुआत आपको उससे करनी चाहिए जहां पे आपको निराशा नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आज जब दूसरी SIP शुरू करें तो आप मिड कैप को ट्राई कर देते हैं। पॉजिटिव ये है कि आपके साइड में एज है और आप इसको बहुत लंबे समय तक चला सकते हैं। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और प्रियंका जी को सलाह देने के लिए। तो इस हफ्ते फायदेमंद फंड में इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते।